नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। आपने नोटिस किया होगा कि हमारी पृथ्वी की सतह बिल्कुल स्मूथ नहीं है। कहीं ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, कहीं ब्रॉड प्लेट्यूज हैं, कहीं वास्ट प्लेन्स हैं, तो कहीं पे डीप ओशन बेसिन्स हैं, रिफ्ट वैलीज और फोल्टेड रीजन्स पाए जाते हैं। इतनी अनइवन टोपोग्राफी होने के बावजूद भी पृथ्वी ने लाखों करोड़ों सालों से अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखी है। और यही सवाल साइंटिस्ट के सामने सबसे पहले उठा, अगर इतने बड़े माउंटेन्स का वेट क्रस्ट पर पड़ रहा है तो क्या क्रस्ट कोलैप्स नहीं कर जाना चाहिए था? और अगर ओशन बेसिन्स इतने गहरे हैं तो क्या वे धीरे धीरे सेडिमेंट से बाहर नहीं जाने चाहिए थे? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आखिर पृथ्वी बैलेंस कैसे बनाए रखती है? इसका जवाब हमें मिलता है आइसोस्टेसी नामक कॉन्सेप्ट से। ये जो टर्म है ग्रीक वर्ड आइसोस्टेशन से आया है, जिसका अर्थ है इन इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन में रहना। ज्योग्राफी और जियोलॉजी में जब हम आइसोस्टेसी की बात करते हैं तो इसका सिंपल मतलब है कि पृथ्वी की क्रस्ट का ऐसा संतुलन जिसमें ऊंचे हिस्से जैसे माउंटेन्स और प्लेटू और निचले हिस्से जैसे कि प्लेन्स और ओशन बेसिन्स सब एक स्टेट ऑफ बैलेंस में रहते हैं। इस तरह लिथोस्फीयर अपने नीचे वाले डेंसर और सॉफ्टवेयर लेयर यानी एस्टेनोस्फीयर या जो सबस्ट्रेटम है उसके ऊपर फ्लोट करती है। तो दोस्तों, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे पानी में तैरते आइसबर्ग्स। आइसबर्ग का सिर्फ छोटा हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा नीचे डूबा हुआ होता है। उसी तरह पृथ्वी के माउंटेन्स भी सरफेस पर जितने ऊंचे दिखाई देते हैं उतना ही डीप उनका रूट नीचे तक फैला होता है। प्लेन की जो तुलना है उन्हें हम छोटे आइसबर्ग से कर सकते हैं, जिनकी ऊंचाई कम होती है और उनका बेस भी शैलो होता है। इस फ्लोटिंग बैलेंस की वजह से ही पृथ्वी का क्रस्ट अपने वेट के बावजूद स्टेबल रहता है और माउंटेन्स अपने भार से क्रस्ट को कोलैप्स नहीं कर पाते। यानी थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी हमें बताती है कि हमारी अर्थ का क्रस्ट एक तरह का फ्लोटिंग सिस्टम है। जितना बड़ा मास सरफेस पर होता है उतना ही गहराई तक उसका हिस्सा नीचे एस्ट्रोनोस्फीयर में डूबा हुआ होता है। यही इक्विलिब्रियम अर्थ के लंबे समय तक स्टेबल रहने का कारण होता है। अब हम आइसोस्टेसी की डिस्कवरी यानी इसकी खोज के बारे में बातें करेंगे। दोस्तों, ये आइडिया अचानक से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे साइंटिस्ट ने अलग अलग ऑब्जर्वेशन से इसे समझा। इसकी कहानी शुरू होती है 18th सेंचुरी से। ईयर 1735 में एक फ्रेंच जियोडिस्ट पियर बुगर साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन का स्टडी कर रहे थे। उन्होंने ग्रेविटेशनल पुल मेजर किया और पाया कि एंडीज का पुल कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा कम था। अब सोचिए, अगर माउंटेन सिर्फ भारी रॉक्स के ढेर होते तो उनका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। बाउजर ने रीजनिंग दी कि माउंटेन्स के नीचे जरूर हल्का मटेरियल मौजूद है जो उनकी एनॉर्मस हाइट को बैलेंस कर रहा है। यानी उन्होंने सबसे पहले ये क्लू दिया कि पृथ्वी का क्रस्ट सरफेस पर जितना दिखता है उससे कहीं गहराई तक कुछ कंपनसेशन मौजूद रहता है। इसके बाद जो है 19th सेंचुरी में एक और बड़ी एविडेंस मिलती है और वो थी ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसको जो है सर जॉर्ज एवरेस्ट ने लीड किया था। जब सर्वेयर्स हिमालय के पास ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल और जियोडेटिक पोजीशन कंपेयर की, जैसे कि कल्याणपुर और कल्याणा स्टेशन। यहाँ उन्होंने रिजल्ट में 5.23 सेकंड्स ऑफ लैटिट्यूड का डिफरेंस मिला। अब ये अनोमली क्यों आई? साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि हिमालयस का मास प्लम लाइन पर इतना ग्रेविटेशनल पुल डालना चाहिए था कि रिजल्ट अलग आता, लेकिन असल में पुल बहुत कम था। इसका मतलब ये था कि हिमालयस उतने डेंस नहीं है जितना माना जा रहा था। इसके बजाय उनके नीचे लाइटर मटेरियल है और फिर उनके बहुत डीप रूट्स हैं जो उन्हें बैलेंस कर रहे हैं। और आखिरकार 1859 में अमेरिकन जियोलॉजिस्ट क्लैरेंस डट्टन ने इस कंसेप्ट को फॉर्मल शेप दिया। उन्होंने पहली बार आइसोस्टेसी शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि क्रस्ट के जो अपस्टैंडिंग पार्ट्स हैं जैसे कि माउंटेन्स और प्लेटू, उन्हें जरूर लाइटर रॉक्स के द्वारा नीचे से कंपनसेट किया जा रहा है ताकि पूरी अर्थ मैकेनिकली स्टेबिलिटी में बनी रहे। यही वो मोमेंट था जब आइसोस्टेसी एक साइंटिफिक थ्योरी के रूप में सामने आई। तो दोस्तों, डिस्कवरी की जर्नी हमें दिखाती है कि कैसे ग्रेविटेशनल एनोमलीज से शुरू होकर सर्वे ऑब्जर्वेशन तक पहुंचते हुए और फिर डट्टन की फॉर्मल एक्सप्लेनेशन से ये थ्योरी बनी है। यही बताती है कि हमारी अर्थ का क्रस्ट कभी भी एक रिजिड ब्लॉक नहीं रहा, बल्कि एक फ्लोटिंग सिस्टम है जो बैलेंस बनाए रखता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आइसोस्टेसी के सबसे पहले डिटेल्ड मॉडल की, जिसे 1855 में सर जॉर्ज एरी ने दिया था। एरी का मॉडल बहुत ही सिंपल और लॉजिकल था, लेकिन इतना पावरफुल था कि आज भी इसे आइसोस्टेसी के सबसे वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन में से एक माना जाता है। एरी ने सजेस्ट किया कि अर्थ का क्रस्ट कई ब्लॉक से बना है और इन ब्लॉक्स की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यानी चाहे माउंटेन्स हो या प्लेन,
क्रस्ट का मटेरियल एक ही डेंसिटी का है, फर्क केवल थिकनेस में है। माउंटेन इसलिए ऊंचे दिखते हैं क्योंकि उनके नीचे बहुत गहरी रूट्स होती हैं जो डेंसर मेंटल तक एक्सटेंड करती है। प्लेन्स दूसरी तरफ थिनर क्रस्ट पर टिके होते हैं जिनकी रूट शैलो यानी कि कम गहराई तक जाती है। एरी ने इस कंडीशन को एक बहुत आसान कंपैरिजन से समझाया। उन्होंने कहा कि इसे ऐसे सोचो जैसे पानी में लकड़ी के ब्लॉक्स फ्लोट कर रहे हो। सभी लकड़ी के ब्लॉक्स की डेंसिटी एक जैसी है लेकिन उनकी लंबाई अलग अलग है। लंबे ब्लॉक्स पानी में ज्यादा गहराई तक डूब जाते हैं और ऊपर से ऊंचे दिखते हैं। छोटे ब्लॉक्स कम डूबते हैं और ऊपर से भी छोटे दिखते हैं। ठीक इसी तरह हिमालय जैसे माउंटेन्स ऊंचे खड़े हैं क्योंकि उनकी क्रिस्टल रूट्स मेंटल तक गहराई में जाती है, जबकि प्लेन्स की रूट बहुत कम गहराई तक होती है, इसलिए वो कंपैरेटिवली नीची सतह पर टिके होते हैं। एरी के मॉडल को ही हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं। जैसे आइसबर्ग पानी में तैरते हैं, ऊपर छोटा हिस्सा दिखता है और नीचे बड़ा हिस्सा छुपा होता है, वैसे ही माउंटेन्स भी पृथ्वी के क्रस्ट पे तैरते हैं। जितना ऊंचा माउंटेन उतनी गहरी उसकी रूट होंगी। तो दोस्तों, एरी का मॉडल हमें ये क्लियर कहता है कि आइसोस्टैटिक बैलेंस मेंटेन करने में डेंसिटी यूनिफॉर्म रहती है लेकिन थिकनेस जो है वो वेरी करती है। यही वजह है कि ऊंचे माउंटेन्स और लो लैंड एक ही अर्थ के ऊपर संतुलन के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। अब हम आइसोस्टेसी के दूसरे इंपॉर्टेंट मॉडल की बात करेंगे जिसे लगभग उसी समय में यानी 1855 के आसपास आर्कडीकन J.H. प्रेट ने दिया था। एरी ने कहा था कि क्रस्ट की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है और थिकनेस वेरी करती है, लेकिन प्रेट का मानना था कि इसकी कहानी कुछ और है। प्रेट के अनुसार क्रस्ट की थिकनेस हर जगह यूनिफॉर्म है, यानी माउंटेन्स हो या प्लेन्स, क्रिस्टल ब्लॉक्स की गहराई लगभग बराबर होती है, फर्क सिर्फ डेंसिटी में है। माउंटेन्स ऊंचे इसलिए होते हैं क्योंकि उनके रॉक्स रिलेटिवली हल्के और कम डेंस होते हैं। दूसरी तरफ प्लेन्स और ओशन नीचे इसलिए होते हैं क्योंकि उनके नीचे के रॉक्स ज्यादा डेंस होते हैं और भारी होने की वजह से वो ज्यादा नीचे बैठे होते हैं। प्रेट ने इसे इलस्ट्रेट करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए हमारे पास कई कॉलम्स हैं जिनकी हाइट या थिकनेस बराबर है लेकिन उनकी डेंसिटी अलग अलग है, तो नेचुरली जो कॉलम हल्की डेंसिटी वाले मेटेरियल से बने हैं वो ज्यादा ऊपर उठा रहेगा, जबकि जो कॉलम भारी या डेंस मेटेरियल से बना है वो रिलेटिवली नीचे तक डूब जाएगा। यानी कि प्रेट के मॉडल में क्रस्ट की थिकनेस कांस्टेंट रहती है लेकिन डेंसिटी जो है वो वेरी करती है। माउंटेन्स इसलिए हैं क्योंकि उनके रॉक्स हल्के हैं, जबकि लोलैंड्स या ओशन इसलिए नीचे हैं क्योंकि उनके रॉक्स ज्यादा डेंस हैं। इस थ्योरी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंपनसेशन। इसका मतलब है कि अर्थ का बैलेंस डेंसिटी वेरिएशन के जरिए मेंटेन होता है। जहां हल्का मटेरियल होगा क्रस्ट ऊपर रहेगा और जहां हैवी मटेरियल होगा क्रस्ट जो है नीचे चला जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम एरी और प्रेट के मॉडल को कंपेयर करें तो एरी ने कहा कि डेंसिटी सेम है लेकिन थिकनेस अलग है, जबकि प्रेट ने कहा कि थिकनेस सेम है लेकिन डेंसिटी जो है वो अलग है। दोनों ने अपने तरीके से आइसोस्टैटिक बैलेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और इसी ने आगे चलकर आइसोस्टेसी को समझने की फाउंडेशन रखी। अब हम आइसोस्टेसी की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हुए 20th सेंचुरी में चलते हैं। यहाँ पे हमें हेफोर्ड और बावी का रिफाइंड कॉन्सेप्ट मिलता है जिसने आइसोस्टेसी के क्लासिकल मॉडल्स को साइंटिफिक एविडेंस के साथ स्ट्रेंथन किया। हेफोर्ड और बावी ने डिटेल्ड ग्रेविटी सर्वे के आधार पर यह समझाया कि पृथ्वी की क्रस्ट चाहे माउंटेन्स हो, प्लेट्यूज हो या फिर ओशन हो, सबका बैलेंस एक निश्चित गहराई पर अचीव होता है। उन्होंने इस डेप्थ को कहा लेवल ऑफ कंपनसेशन। उनका मानना था कि लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर क्रिस्टल ब्लॉक, चाहे वे ऊंचे पर्वत दर्शा रहे हो या गहरे महासागर, सभी एक जगह डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस पर हमें हाइट, थिकनेस और डेंसिटी में डिफरेंस जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप कंपनसेशन डेप्थ तक पहुंच जाते हैं तो सब कुछ बैलेंस में आ जाता है। माउंटेन्स का वजन उसके रिलेटिवली हल्के कंपनसेशन या डीप रूट से एडजस्ट हो जाता है और ओशन की डेप्थ उनके डेंस मटेरियल से एडजस्ट होती है। इसी तरह 100 किलोमीटर के नीचे अर्थ का इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहता है। हेफोर्ड और बावी का मॉडल प्रेट के प्रिंसिपल से काफी इंस्पायर्ड था क्योंकि यहां भी डेंसिटी वेरिएशन पर जोर दिया गया था, लेकिन दोस्तों इसकी खासियत थी एक फिक्स्ड कंपनसेटिंग डेप्थ का कॉन्सेप्ट जो पहले के मॉडल में एब्सेंट था। उन्होंने कहा कि चाहे डिफरेंसेस थिकनेस से हो या डेंसिटी से, सब कुछ एक निश्चित लेवल पर बैलेंस होता है। उनका ये विचार आया प्रिसाइज ग्रेविटी सर्वे से, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में किए गए ऑब्जर्वेशन से। उन्होंने देखा कि ग्रेविटेशनल पुल और एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन के बीच जो अनोमलीज थी उन्हें सबसे बेहतर तरीके से लेवल ऑफ कंपनसेशन की हाइपोथेसिस एक्सप्लेन कर सकती थी। तो दोस्तों, हेफोर्ड और बावी का कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने आइसोस्टेसी को और ज्यादा क्वांटिफाइबल और साइंटिफिक बना दिया। अब यह सिर्फ एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं रहा, बल्कि ग्रेविटी मेजरमेंट से सपोर्ट होने वाला एक साइंटिफिक मॉडल बन गया था। तो दोस्तों, अब हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स है। एरी का लॉ ऑफ फ्लोटेशन,
प्रेट का लॉ ऑफ कंपनसेशन और हेफोर्ड बावी का लेवल ऑफ कंपनसेशन। इन तीनों को समझने से हमें यह पता चलता है कि आइसोस्टेसी को रिजिड कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक इवॉल्विंग आइडिया है जिसे नए डेटा और ऑब्जर्वेशन के साथ रिफाइन किया गया है। दोस्तों इस लेक्चर के अंदर केवल इतना ही देखेंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।